हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को। ओके, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स क्या चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेरे पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ओके, तब ज़्यादा समझ आएगा। देखिए, एक वेक्टर है हमारे पास, उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बांटना है। क्या मतलब है इसका? देखिए बच्चों, मानते हैं कि हमारे पास दो एक्सेस हैं। क्या क्या नाम सुने? एक एक्सिस का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई। ये एक्सेस आप जब देखे होंगे, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी ग्राफ में ऐसे बनाते हैं। दोनों के बीच यहाँ कितना एंगल होता है? 90 डिग्रीज। अक्सर हम इधर एक्स लेते हैं, ज़रूरी नहीं है बट लेते हैं। दोनों एक्सिस के बीच, दोनों एक्सेस के बीच, एक्सिस का प्लूरल एक्सेस है, क्या होना ज़रूरी है? 90 डिग्रीज। ओके, इसमें क्या होता है कि व्हेन अ वेक्टर, कोई एक वेक्टर है आपके पास, जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर, हम ऑरिजिन से ही शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक वेक्टर है ना। इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया कुछ भी, मान लेते हैं ए वेक्टर है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम मान ले रहे हैं स्मॉल ए, कुछ भी मान सकते हैं। अब एक्स वाई जेड ना माने, क्योंकि एक्स इधर है हमारा। व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू कंपोनेंट्स, जब कोई वेक्टर को आपको कंपोनेंट्स में बांटना है तो आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ले सकते हैं। जैसे एक वेक्टर है हमारे पास, मान लेते हैं, है ना, 10 न्यूटन आई कैप, मतलब एक फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसको हम 1 न्यूटन आई कैप प्लस 1 न्यूटन आई कैप, इसी तरह करते करते 10 टाइम्स कर सकते हैं। 10 टुकड़ों में बांट देंगे, हाफ हाफ करेंगे तो 20 टुकड़ों में बांट देंगे। तो हम कंपोनेंट्स में तो बांट सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में, लेकिन हमें ऐसे बांटना है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के बीच एंगल 90 डिग्री बनाए। When a vector is splitted into components, इसको तोड़ा जाए कंपोनेंट्स में which are right angles to each other, which are जो एक दूसरे के बीच कितना एंगल बनाए? 90 डिग्रीज। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। देन द कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। जब वेक्टर को ऐसे कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया जाए कि दोनों एक दूसरे के बीच एंगल 90 डिग्री बनाए, तो ऐसे कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ओके, मान लेते हैं कि जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है ना। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर से भी ले सकते थे, हमने एक्स की तरफ से लिया, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि ऑरिजिन है, और मान लिए कि यहाँ तक हमारा जो गया, इसको हमने ए एक्स मान लिया, और एक्स के डायरेक्शन में है तो आई कैप लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, है ना। तो इनिशियल से फाइनल ये हुआ, ये मान लेते हैं पी, इसको क्या मान लेते हैं? क्यू। तो ओ से कहाँ गए हम लोग? पी, है ना। फिर पी से कहाँ गए? क्यू। तो वेक्टोरियली ओ से तो क्यू गए, और ओ से क्यू कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। ये हमारा एक्स के डायरेक्शन में है और ये हमारा वाई के डायरेक्शन में, इसको मान लेते हैं ए वाई। ए यहाँ पे एक्स समझने के लिए कि ए का एक्स वाला कंपोनेंट, ए का कौन सा कंपोनेंट? वाई वाला कंपोनेंट। अब आप देखिए, इसको अगर ऐसे बना दें, रेक्टेंगल बना ही देते हैं, ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। तो ये ए वाई है, तो ये भी हमारा क्या है? ए वाई। इसका मतलब जो हमारा ए वेक्टर है वो किसके बराबर हुआ? ए एक्स, और कौन सा डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? आई कैप, प्लस ए वाई कौन सा डायरेक्शन? जे वाला, मतलब वाई एक्सिस,
तो कौन सा यूनिट वेक्टर लगाएंगे, जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा जो वेक्टर है वो दो टुकड़ों में बट गया, ए एक्स और ए वाई में, और ए एक्स और ए वाई दोनों एक दूसरे के बीच कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्रीज। इसी को बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। समझ गए बच्चों, डेफिनेशन आपको उम्मीद है कि समझ आ गया। अब इसको हम लोग और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ना। अगर मैं कॉस थीटा निकालूं, कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस कौन है, थीटा के रिस्पेक्ट में ए एक्स। आप थीटा इधर भी ले सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में अलग आंसर आएगा। ए एक्स बाई हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ओ क्यू। किसके बराबर है, ए के बराबर। ये हमारा मैग्नीट्यूड वाइज ए है, ये डिवाइडेड मत समझिए, ए इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से ए एक्स आ जाएगा हमारा ए कॉस थीटा, ये हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ए एक्स आ गया ए कॉस थीटा, चूंकि ए पता था और थीटा पता था, उसके रिस्पेक्ट में आंसर आ गया। उसी तरह से साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या परपेंडिकुलर बताइए, ए वाई, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज ए है हमारा, तो ए वाई हो गया ए साइन थीटा। और हम लोग ए वेक्टर जानते हैं कितना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। लिख सकते हैं इसको, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ये एंगल थीटा बन रहा है हमारा, तो ए एक्स आई कैप, ए एक्स कितना है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और साथ में अगर आप टेन थीटा निकालना चाहें, ये भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या होगा, ए वाई बाई ए एक्स। तो ये है हमारा। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास दो ही एक्सेस हैं, तो ये वाली जो बात हुई ये 2D के लिए हुई, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 2 डायमेंशन। ओके, अगर हम 3 डायमेंशंस में बात करें तो x, y और z 3 एक्सेस के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। डन। तो 2D में हम समझ गए। अगर 3D में जानना है तो बस यहाँ पे ax, ay और तीसरा एक्सिस जो कि x और y दोनों के साथ एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्रीज। और a वेक्टर यहाँ होना कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या, x वाला, y वाला और z वाला। एक बात हमने क्या सीखी कि थीटा एंगल में अगर हम रेजोल्यूशन निकालें तो क्या आएगा, कॉस से मल्टीप्लाई होगा, और कॉस के ही 90 डिग्री में साइन से मल्टीप्लाई होगा। और कॉस और साइन वाला जो कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं, दोनों आपस में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ओके, मिटा दें। अब खुद सोचिए, थीटा अगर 90 डिग्रीज होगा तो ए कॉस 90 90, मतलब ये जो वेक्टर है घूमते 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 कहाँ पहुँच जाएगा, वाई एक्सिस में। तो ए कॉस 90 डिग्री क्या आएगा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। समझा देंगे, डोंट वरी। मिटा दूं, चलिए ठीक है। तो 2D में हम समझ गए। अगर इसी को 3D में समझना है तो 3D में आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जान लें कि इसमें 3 एक्सिस होता है। क्या क्या, x, y और z। तो यहाँ हम बना नहीं सकते ऊपर, तो इधर बना देते हैं, ये z एक्सिस। कोई वेक्टर है कहीं पे 3D में, ए वेक्टर, इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या, तो इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर को 3 कंपोनेंट्स में। एक होगा x वाला कंपोनेंट आई कैप, एक y वाला जे कैप और z वाला। तो 2D में 2 कंपोनेंट्स में आएंगे और 3D में 3 कंपोनेंट्स में। वैसे अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात ना करें, मतलब इस तरह से एक्सेस में बात ना करें, तो आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में इसको बांट सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जो मिस किए, यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा खुद बताइए, जो कि ए के बराबर होगा। इधर हमारा क्या था, ए एक्स,
इधर क्या था ए वाई, इतना तो आप समझ सकते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इतना आप लिख लीजिएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मतलब अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकालना हो तो आई जे के जो कोएफिशिएंट्स हैं उसके साथ जो गुना है उसका स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे, फिर स्क्वायर रूट लगा देंगे। ओके, तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, इसमें चाहें तो आप फिगर बना के कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप इतना जान लें बस। डन। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट बात इसी में जानते हैं, इसको होता है डायरेक्शन कोसाइंस। है ना, ख़त्म हो गया, इसमें टॉपिक में कुछ है नहीं और। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, जैसे हमारे पास दो एक्सेस हैं, ये एक्स वाई, इसमें जेड भी ले लेते हैं, तीनों एक दूसरे के बीच 90 डिग्री एंगल बनाता है। कोई एक वेक्टर है ना, ए वेक्टर ही ले लेते हैं, ये एक्स के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है, वाई के साथ एंगल बीटा बना रहा है। अभी जो ए वेक्टर है ना, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में होने की इसकी गारंटी तो नहीं है, ये कहीं यहाँ पे भी हो सकता है। जेड के साथ एंगल हम मान लेते हैं कि गामा एंगल बना रहा है, यहाँ शो करना मुश्किल है बट ऐसे कुछ है, यहाँ जेड एक्सिस है और यहाँ पे ये वाला एंगल गामा बना रहा है। तो अल्फ़ा ए वेक्टर के साथ एंगल बन रहा है, मतलब एक्स के साथ ए वेक्टर अल्फ़ा एंगल बना रहा है, एक्स के साथ वाई के साथ ए वेक्टर बीटा एंगल बना रहा है, जेड के साथ ए वेक्टर गामा एंगल बना रहा है। तो अगर हम निकालें कॉस अल्फ़ा, है ना, कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट कौन सा वाला होगा, एक्स वाला। तो ए एक्स और इसका मैग्नीट्यूड हमने कितना लिया था, ए, तो क्या होगा बताइए, ए एक्स बाई ए, दैट इज़ एक्स वाला कंपोनेंट आ गया ए कॉस अल्फ़ा। उसी तरह से कॉस बीटा क्या होगा हमारा, वाई वाला कंपोनेंट बटे यहीं पे हाइपोटेन्यूज निकाले थे ना उस वक्त। यहाँ पे चूंकि हम अल्फ़ा यहाँ बीटा अलग ले रहे हैं, है ना बच्चों, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये x, ये y, ये वेक्टर 3D में है, समझे, ये a वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमने a लिया है, और ये x के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा, ये ax है, तो cos अल्फ़ा क्या होगा, ax बाई ए। उसी तरह से ये हमारा क्या था, ये ay है, तो ये भी ay है, और ये एंगल कितना बन रहा है हमारा, बीटा। तो कॉस बीटा, बीटा के रिस्पेक्ट में ये बेस होगा और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का अपोजिट। ठीक है, अब यहाँ पे हम तो 2D में दिखा रहे हैं, अगर 3D में होता तो कॉस गामा भी होगा। यहाँ पे हमारा z एक्सिस है जो कि एंगल बना रहा है हमारा इसके साथ गामा, तो 3D में अगर बात करें तो गामा भी आएगा, तो ये होगा a कॉस बीटा। उसी तरह से कॉस गामा होगा, जो कि z वाला कंपोनेंट जो कि बना नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, 3D की बात हो रही है, तो az होगा a कॉस गामा। तो हमारे पास a कॉस अल्फ़ा, a कॉस बीटा, a कॉस गामा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम एक तरफ से ही एंगल ले रहे थे, है ना, इसका ख्याल रखें आप। तो अगर हम a वेक्टर निकालें तो a वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हुए, एक हुआ कॉस, मतलब उसमें कॉस साइन दोनों इन्वॉल्व था, क्योंकि एक तरफ से हम थीटा ले रहे थे, एक तरफ से हम नहीं ले रहे थे, मतलब इसमें साइन का भी इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे एंगल हर तरफ से ले रहे हैं, एक्स वाले के साथ भी, वाई के वाले के साथ भी और जेड वाले के साथ भी, समझ रहे हैं। तो ए कॉस अल्फ़ा क्या होगा, आई कैप, सिर्फ इसमें कॉस कॉस होगा, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए, बेहतर है पहले इसको लिख दें अच्छे से, ए वेक्टर हमारा क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड
के कैप, है ना। तो यहाँ से हमारा आ गया, तो जो कॉस अल्फ़ा है ये ए एक्स बाई ए, कॉस बीटा ए वाई बाई ए, कॉस गामा ए जेड बाई ए, और ए वेक्टर हमारा आ गया ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। ओके, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है जिसको हम ए लिख रहे हैं अभी, ये कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर इस पार आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना। डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलते हैं, इसी को, कॉस अल्फा को, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इन्हीं का नाम है डायरेक्शन कोसाइंस। अब ए एक्स देखिए क्या है, ए कॉस अल्फा, तो होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए वाई ए कॉस बीटा, तो ये होगा ए स्क्वायर, स्मॉल ए ले लिए इसको, है ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए लिया, आप कैपिटल ए भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने स्मॉल ए लिया है, ठीक है। ए स्क्वायर राइट साइड में कॉमन होगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया हमारा 1। तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 आता है। उसी तरह से अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये सब तो आप नोट कर लिए होंगे, है ना, इज इक्वल टू 1। तो ये होगा 1 1 2 2 1 3 प्लस 1 इस पर आएगा तो -1 इज इक्वल टू, ये सब उस पर जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ से अगर साइंस डायरेक्शन कोसाइंस ना निकालेगा, डायरेक्शन साइंस का स्क्वायर का सम करें, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्ट में आ जाता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 आया, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 आया, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा उस वेक्टर के साथ एक्स वाई और जेड के बीच का एंगल है। ओके, डन, चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए बच्चों। तो एक बात समझिए कि हमने शुरू में एक तो मैंने बात कही कि जो वेक्टर है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में, मतलब अनंत कंपोनेंट्स में, लेकिन जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 2D में बात करते हैं तो हम 2 ही में कर सकते हैं, और 3D में बात करेंगे तो 3 में कर सकते हैं। ओके, उसी तरह से जो हमारा वेक्टर है, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं लिख देता हूँ अब वेक्टर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू, अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू, एक वेक्टर को हम तोड़ सकते हैं कितने कंपोनेंट्स में, इनटू इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। लेकिन हम लोग अभी क्या किए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात की, जहां पे 2D में 2 और 3D में 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन इज 2, है ना, वो तो हमने बता ही दिया, उसमें बताने की और कोई ज़रूरत नहीं है। और 3D में 3, मैक्सिमम इतना होगा, उससे कम में भी काम चल सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन में। देखिए वेक्टर है ना, अ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, अ वेक्टर इज, समझा रहे हैं क्या है ये, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, ओरिएंटेशन ऑफ
एक्सिस, ओके, है ना। और बट द components, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, समझ आ जाएगा आपको। बट द components of that vector depend upon ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन। समझे बच्चों? अब क्या चीज़ है, देखिए वेक्टर क्यों बदले। मैं अगर बात करूं, अभी हमने जो बनाया था, ये हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई। ज़रूरी क्या दोनों के बीच एंगल का 90 डिग्रीज होना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है 5 न्यूटन, जो कि इस डायरेक्शन में है ना, कोई डायरेक्शन है जो कि यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री, तो इधर कितना आएगा 5 cos 37 डिग्री, इधर क्या आएगा 5 sin 37 डिग्री। मतलब हम ये कह रहे हैं वेक्टर में कोई फर्क तो नहीं पड़ा, वेक्टर तो उतना ही है 5 न्यूटन ही है, इसके हमने कंपोनेंट्स निकाले और ये कंपोनेंट्स आपस में कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। अगर हम इस एक्स वाई एक्सिस के किसको ओरिएंटेशन को बदल दें, मतलब देखिए आपको चेंज देख रहे हैं, थोड़ा मैंने रोटेट कर दिया एक्स और वाई को, इसका मतलब यह तो नहीं है कि ये जो वेक्टर है 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, जो पहले एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा था, उसके डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, टेढ़ा हो रहा है मेरा थोड़ा सा, आप खुद देख सकते हैं, ये थोड़ा रोटेट किया है जिसकी वजह से ये एंगल अब 37 डिग्री नहीं होके हो सकता है कितना डिग्री हो 25 डिग्री हो जाए। अब जो इधर कंपोनेंट आएगा ये आएगा 5 cos 25 डिग्री, इधर आएगा 5 sin 25 डिग्री। समझ गए? मतलब हम ये कह रहे हैं कि वेक्टर जो है, वेक्टर जैसा है वैसे ही रहता है, उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओरिएंटेशन चेंज करें अगर आप एक्सेस के, ओके, लेकिन अगर आप एक्सेस के ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं तो कंपोनेंट्स में फर्क पड़ता है। आई थिंक समझ आ गया आपको। थर्ड नंबर, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अलोंग इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन, द component of a vector का component along its perpendicular direction, along its perpendicular direction is always zero। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। अब मैं अगर यहाँ पे ठीक है, ये हमारा x ये y एक वेक्टर है ना, a जो अभी हमने निकाला, इसका मैग्नीट्यूड a है, ये एंगल यहाँ पे कितना थीटा बना रहा है, तो ये कितना होगा a cos थीटा और ये कितना होगा a sin थीटा। अब आप खुद सोचें, ये हमारे पास जो वेक्टर है, इस वेक्टर में यहाँ पे हम जो मिलाते हैं ये cos थीटा देता है, ये sin थीटा देता है। ये वेक्टर को अगर हम क्या करते जाएं, इसको और रोटेट करते जाएं, मतलब थीटा, मतलब वेक्टर को ही बदल दें तो थीटा बढ़ते जाएगा। थीटा बढ़ते 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 कहाँ आ गया वाई एक्सिस में। जब वाई एक्सिस में आएगा तो a cos थीटा तो छोटा होते जाएगा ना, छोटा होते होते जीरो हो जाएगा। मतलब हम कह रहे हैं थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये पूरा वेक्टर किधर आ जाएगा वाई एक्सिस में। तो a cos थीटा जो कि हमारा x कंपोनेंट है, दैट इज a cos 90 डिग्री कितना आएगा जीरो। मतलब वेक्टर किधर आ गया, थीटा जब 90 डिग्री हुआ तो पूरा वेक्टर y एक्सिस में आ गया, और y एक्सिस में आने की वजह से x में जो हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं वो कितना मिल रहा है जीरो। मतलब 90 डिग्री में परपेंडिकुलर में जो कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ आई। नहीं समझ आई, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करके देख लीजिए, cos 90 डिग्री जीरो आ रहा है ना। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब भी कंपोनेंट निकालेंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट ऑफ द कंपोनेंट, द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट जीरो। ओके,
तो ये थ्योरी थी जो कि हमारी हुई ख़त्म। ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हमारी क्लास फिर ख़त्म होगी। तो बहुत आसान है, अभी आप बस ये जान लें कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालना अगर सीख लिए तो आपका आपकी जो क्लास है वो काफ़ी मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, है ना। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ P इज इक्वल टू, क्या क्वेश्चन है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। क्वेश्चन में कह रहा है देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ P, है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण वैल्यू, एंड द डायरेक्शन कोसाइंस, एंड द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जब इन्होंने निकाले ऑफ किया P वेक्टर। काफी आसान क्वेश्चन है। क्या है हमारा, अब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत इजी है। मैग्नीट्यूड का मतलब आपको क्या करना है, आई वेक्टर, आई एम सॉरी, आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं उसके साथ जो गुना है उनका स्क्वायर करेंगे। तो क्या किए, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ये हमको क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 12 स्क्वायर 144। इसको अगर हम ऐड करेंगे 9 6 15 4 19 का 9 हासिल 1 1 4 1 5 1 6, 169 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 13 यूनिट्स। ओके, तो बिल्कुल सही है। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, दैट इज कॉस अल्फा निकालना है, कॉस बीटा निकालना है, कॉस गामा निकालना है। कॉस अल्फा क्या होता है, एक्स वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मतलब हम अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो P का कौन सा कंपोनेंट, ये ना किए थे, कॉस अल्फा हमारा आया था ax बाई ए, ये था x वाला कंपोनेंट, ये पूरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। तो यहाँ px बाई p का क्या होगा, मैग्नीट्यूड। px कितना, 3, यही ना हमारा 3 इसका कंपोनेंट डिवाइडेड बाई 13। उसी तरह से कॉस बीटा क्या होगा, 4 बाई 13, कॉस गामा 12 बाई 13। नहीं समझ आए तो मुझे आप कह सकते हैं। और इन तीनों का स्क्वायर्स का सम अगर आप निकाल के देखेंगे तो 1 ही आएगा। कहीं क्वेश्चन पूछा ही होगा इस तरह का, है ना। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द एंगल मेड बाई, फाइंड द एंगल मेड बाई आई कैप प्लस जे कैप, एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, है ना, फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमको फिगर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर देखें तो डायरेक्टली हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस का भी इस्तेमाल करके आंसर लेके आ सकते हैं। एक वेक्टर है, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। क्या है हमारे पास, आई कैप प्लस जे कैप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 1 इसका स्क्वायर, इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 1 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब अगर डायरेक्शन कोसाइन निकाले हैं, कॉस अल्फा, अल्फा क्या है, वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ एंगल। कॉस अल्फा क्या होता है, एक्स वाला कंपोनेंट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो एक्स वाला कंपोनेंट कितना है, 1, यहाँ 1 मल्टीप्लाइड है, डिवाइड बाई रूट 2। कॉस अल्फा 1 बाई रूट 2 कब होगा, जब कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। आ गया आंसर। उसी तरह से कॉस बीटा क्या होगा, ए का वाई वाला कंपोनेंट बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वाई वाला कंपोनेंट यहाँ पे भी कितना मल्टीप्लाइड है, 1 1 बाई रूट 2। तो बीटा क्या आएगा, 45 डिग्री। तो आई कैप प्लस जे कैप जो वेक्टर है वो एक्स के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है और वाई के साथ भी एंगल 45 डिग्रीज बना रहा है। ओके, समझ गए आप। अब चूंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल है 1 बाई रूट 2 के लिए, तो हमें पता है
लेकिन कॉस अगर आपका 1/√3 आए तो 1/√3 का कोई हमें ये नहीं पता कि किस एंगल के लिए वो आएगा, तो आपको एज इट इज़ छोड़ देना होता है। उसी तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एंगल मेड बाई a vector is equal to I cap plus j cap plus k cap vector from x, y and z axis respectively. Okay, आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप जो वेक्टर है उस वेक्टर का है ना एंगल निकालना है एक्स के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ। ओके, समझ गए बच्चों? तो आप देखिए क्वेश्चन उतारिए पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप वेक्टर का एंगल निकालना एक्स, वाई और जेड के साथ। तो वही हम लोग करेंगे। इसका क्या है? 1, इसके साथ 1, इसके साथ 1, सबका कोफिशिएंट 1 1 1 है। तो ए वेक्टर का पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो कॉस अल्फा अगर निकालें तो ये आ जाएगा हमारा वही एक्स वाला कंपोनेंट बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कितना है कंपोनेंट? 1/√3। तो यहाँ से अल्फा हो जाएगा, तो ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, कॉस इनवर्स 1/√3 ऐसे लिख के छोड़ दिया जाता है जब नहीं पता होता। उसी तरह कॉस बीटा क्या होगा? वाई वाला कंपोनेंट 1 और मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का? √3 सेम। तो बीटा कितना आया? कॉस इनवर्स 1/√3। ये पावर -1 मत समझिए, इनवर्स ही बोलते हैं इसको, है ना। जैसे कॉस इनवर्स 1/√2 होता तो एंगल हम 45 डिग्री लिख लेते क्योंकि पता है 1/√2 के बारे में। उसी तरह से कॉस गामा भी कितना आएगा देख लीजिए, 1/√3। तो गामा आ गया कॉस इनवर्स 1/√3। गामा सिंपली एक लेटर है, वाई लिख दीजिए, इसको कुछ भी लिख दीजिए, गामा है ये। अल्फा बीटा गामा ग्रीक लेटर्स हैं। आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं 36 में। यहाँ पे 36 है क्वेश्चन नेक्स्ट में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, a force of 4 Newton is inclined at an angle of 60 degree ठीक है फ्रॉम द वर्टिकल। देखिए मैं क्या बोल रहा था, जो थीटा है, जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप निकाले थे तो मैंने बताया आपको, तो थीटा एंगल के साथ जो होगा वो कॉस से मल्टीप्लाई होगा, और जो कॉस का 90 डिग्री में होगा वो साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपको ख्याल में रखना है। अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल बोला है, वाई एक्सिस के साथ बोला है। फाइंड आउट इट्स कंपोनेंट्स अलोंग, फाइंड आउट its components along horizontal and vertical directions। horizontal मतलब x वाला जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, और vertical मतलब y वाला। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 4 न्यूटन का फोर्स है, पहले तो x और y बना लेते हैं। तो 4 न्यूटन का फोर्स को इंक्लाइन किया गया है 60 डिग्री में फ्रॉम द वर्टिकल। तो ये हमारा 4 न्यूटन मान लेते हैं, ये हमारे पास 4 न्यूटन, और ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60। इसके 30 ले सकते हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो ये 4 न्यूटन 60 डिग्री, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा 2 कंपोनेंट्स आएंगे, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। तो फोर्स का ये एक्स वाला कंपोनेंट, ये फोर्स का ये वाई वाला कंपोनेंट। फोर्स का वाई वाला कंपोनेंट क्या होगा? एफ कॉस थीटा, और फोर्स का एक्स वाला कंपोनेंट क्या आएगा? एफ साइन थीटा।
आप चाहें तो फिगर बना के भी कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए। आप बस इतना ख्याल रखिए कि जिसके साथ एंगल होगा वो कॉस वाला होगा और कॉस का 90 डिग्री में साइन वाला होगा, है ना। तो एफ कितना है हमारा 4, मतलब ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पे 4 कॉस थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपको तो पता ही होगा 1/2, तो कितना आया 2 न्यूटन। तो वाई के तरफ कितना आया 2 न्यूटन, और एक्स के तरफ देख लेते हैं, एफ मतलब 4 साइन थीटा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो है 2√3 न्यूटन्स। तो ये आया 2√3 और ये कितना आया 2, इन दोनों का स्क्वायर का सम 4 आना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट, 2 का स्क्वायर 4, 3 ज़ा 12, 4 2 दूना 4, 12 4 16 का रूट कितना है 4, बिल्कुल सही है। तो आप समझ गए, जो एंगल जिसके साथ एंगल होगा वो कॉस वाला होगा और उसके 90 डिग्री में साइन वाला होगा। डन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉराइजॉन्टल। फोर्स यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के लिए एग्जाम्पल के तौर पर फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉराइजॉन्टल बढ़िया। इफ द हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट, if the horizontal component of the force is 40 Newton, of the force is 40 newtons, calculate the vertical component. ठीक है बच्चों, अब एक फोर्स है जो इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉराइजॉन्टल, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये x और ये y, x को ही यहाँ पे हॉराइजॉन्टल कह रहा है और y को वर्टिकल कह रहा है। तो ये एक हमारे पास फोर्स है जो पता नहीं है कितना है, जो x एक्सिस के साथ कितना है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने f ले लिया, है ना। तो ये क्या होगा, इसका कौन सा कंपोनेंट, हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम Fx मानते हैं, जो किसके बराबर है 40 न्यूटन के बराबर। और ये कौन सा कंपोनेंट है y वाला, ये हमें पता नहीं है। तो Fx मतलब क्या, ये 40 गिवन है। Fx क्या होगा बताइए, F cos थीटा, थीटा मतलब 60 इज इक्वल टू 40, और cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ, तो यहाँ से फोर्स आया 40 दूना 80 न्यूटन। जो फोर्स है वेक्टर्स का वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड 80 न्यूटन आया। एफ वाई निकालना है, तो सिंपली एफ वाई फार्मूला क्या होगा, एफ साइन थीटा, थीटा मतलब यहाँ 60 डिग्री, एफ है कितना 80, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, दैट इज 40√3 न्यूटन्स। सही समझ रहे हैं आप। तो कुछ और एक दो क्वेश्चंस करते हैं ट्राई, है ना। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड that vector which when added to the resultant of p vector is equal to 2i cap plus 7j cap minus 10k कैप, ठीक है।
एंड क्यू वेक्टर, वैसे जिस टॉपिक को हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है ये। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप gives a unit vector along x-axis, gives a unit vector along x-axis। तो यूनिट वेक्टर आपको याद आ जाएगा थोड़ा। यूनिट वेक्टर क्या होता था हमने पढ़ाया था, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, 1। यूनिट वेक्टर निकलता कैसे, वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, मतलब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को जोड़ के, तो पहले पी वेक्टर और क्यू वेक्टर जोड़ देते हैं। तो आई वाला आई के साथ 2i कैप प्लस आई कैप कितना आई कैप, 3i कैप, 7j कैप और 2j कैप कितना, 9j कैप, -10 प्लस 3 -7k कैप। ये हमारा p वेक्टर प्लस q वेक्टर है ना। इसका रिजल्टेंट, इसी को हम मान लेते हैं r वेक्टर। कह रहा है इस r वेक्टर में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें हम लोग। तो मान लेते हैं कि हमने a वेक्टर जोड़ा, यही निकालना है हमें। इससे क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, तो सिंपली i वेक्टर, यही ना, i कैप इसका वैल्यू 1 होता है। तो जो a वेक्टर है वो हो जाएगा i कैप माइनस r वेक्टर। तो i कैप माइनस r वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 9j कैप। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड था नहीं, ठीक है। i में 3 क्या कितना, -2i कैप माइनस प्लस माइनस 9j कैप माइनस प्लस 7k कैप। तो आंसर होगा -2i कैप माइनस 9j कैप प्लस 7k कैप। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। चलिए डन, ओके। इसमें एक क्वेश्चन है, इसे काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कर देते हैं। ऐड वेक्टर्स, ऐड वेक्टर्स a वेक्टर कॉमा b वेक्टर एंड c वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, सबका बराबर मैग्नीट्यूड्स, डायरेक्शन अलग अलग है, वेक्टर्स अलग अलग है, बट मैग्नीट्यूड सेम सेम है, ऑफ 50 units and are inclined at 45 degrees, 135 degrees and 315 degrees, है ना, respectively from x axis, पॉजिटिव x axis। कैसे निकलेगा, 3 वेक्टर्स है, तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 50 50 50 है। तो ये x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस है ना। तो ये वेक्टर जो हमारा a वेक्टर है, इसका भी यूनिट 50 है, जो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। दूसरा b वेक्टर, उसका भी 50, 135 डिग्री, तो ये 90 पूरा हुआ, 90, इसको आप नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ पे होगा ये 45 और ये 90, तो ये पूरा का पूरा, ये कितना डिग्री है ना, 135 डिग्री। बी वेक्टर ये भी 50 यूनिट्स का है, ये वाला जो एंगल है 135 डिग्री। उसके बाद फिर तीसरा सी वेक्टर है, जो एंगल कितना बना रहा है, 315 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा, ये 180 और यहाँ 270, फिर 45, तब होगा हमारा 315। ये कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर, 50 यूनिट। ये जो ऐसे घूमा, ये पूरा कितना डिग्री है, 315 डिग्री। अब आप खुद देखिएगा, ये 135 में कितना जोड़ने से 315 डिग्री होगा, ये होगा ये वाला, ये 180 डिग्री आएगा। मतलब जो बी वेक्टर है और सी वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट और दोनों बराबर है, तो 50 और 50 मतलब बी और सी मिलके कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। मतलब बी और सी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ कौन बचेगा, ए वेक्टर।
तो बोला है ऐड करना है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐड करके बी और सी कैंसिल होगा, सिर्फ कौन बचेगा, ए वेक्टर, सिंपल। तो आंसर हो गया हमारा कितना, 50 न्यूटन, है ना, 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ख़त्म, क्योंकि सिर्फ ए वेक्टर ही बचा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकता है जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। डन, ठीक है। और दो अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 वेक्टर शोन इन फिगर इज 0। 3 वेक्टर्स हैं यहाँ पे, एक वेक्टर है हमारा, इस वेक्टर को हमने, ओ बी वेक्टर हुआ, ओ बी, ये बी की तरफ है, और एक वेक्टर है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ओ ए, ये कितना न्यूटन है, 10 न्यूटन, या ए वेक्टर ये जो भी है ना। उसके बाद एक वेक्टर है जो इधर बीचों बीच जा रहा है, ये सी वेक्टर या ओ सी वेक्टर, जो कि ये ओ है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। प्लस सम ऑफ 3 वेक्टर्स शोन इन फिगर इज 0। सम ऑफ 3 वेक्टर्स, क्वेश्चन में ही बोल रहा है 3 वेक्टर्स जो कि फिगर में दिखा रहा है इज 0। इन तीनों वेक्टर्स का सम 0 है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ओ बी एंड ओ सी, किस किस का गिवन है, ओ ए का गिवन है बस। तो तीनों को 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, खुद सोचिए आप, कि ये जो 10 न्यूटन है इसके जस्ट अपोजिट 10 न्यूटन आना चाहिए। हमारे पास जो सी वेक्टर है, हम सी वेक्टर के अगर कंपोनेंट्स निकालें, है ना, दोबारा हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये फिगर गिवन था, ये सी वेक्टर कितना है हमारा, सी ओ सी जो भी है, ये हमारा ओ और ये सी, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल सी, तो ये होगा कितना 45 डिग्री। तो इधर क्या होगा, सी, है ना, या ओ सी ही लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, ओ सी कॉस 45 डिग्री, है ना। इधर क्या होगा, ओ सी साइन 45 डिग्री। इधर कौन सा वेक्टर, अब सी वेक्टर, इसको मत मानिए, अब इसके दो कंपोनेंट्स हम लिख लिए, इसके बारे में अब चिंता आपको नहीं करनी है। नीचे कितना न्यूटन है, नीचे हमारा 10 न्यूटन है, और इधर क्या है हमारा ओ बी। तो बताइए बैलेंस करने के लिए, मतलब नेट फोर्स 0, सम ऑफ 3 वेक्टर 0 होने के लिए ऊपर वाले नीचे वाले को कैंसिल करना चाहिए और बाएं वाले दाएं वाले एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। मतलब ओ सी साइन 45 डिग्री किसके बराबर होगा, 10 न्यूटन के। तो ओ सी साइन 45 का वैल्यू 1/√2 बराबर 10, दैट इज ओ सी हो गया 10√2 न्यूटन्स। ओ सी 10√2 सही है। उसके बाद अगर हम बात करें ओ बी कितना होना चाहिए, तो ओ बी होगा ओ सी कॉस 45 डिग्री, और ओ सी हमारा ऑलरेडी 10√2 निकला, कॉस 45 डिग्री 1/√2, तो ओ बी आना चाहिए 10 न्यूटन। मतलब इधर 10 और इधर 10√2 और इधर कितना 10, ये तीनों मिलके एक दूसरे को 0 कर देगा। ओके, डन। तो इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। मतलब सारे क्या, आपको क्या पता कितने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर दिए। आई थिंक आपको आइडिया आ गया होगा, और क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मैंने यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर दिया है और करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस काफ़ी हैं। और नेक्स्ट हम लोग, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले किसी वीडियो में कहा था कि वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को अभी नहीं समझेंगे, लेकिन चूंकि छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे तो वेक्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स
ठीक से, क्योंकि काइनेमेटिक्स में हम लोग रेस्ट और मोशन पढ़े थे, स्केलर वेक्टर से फिर वेक्टर में घुस गए, फिर वेक्टर को पढ़ के फिर जाएंगे हम लोग कहाँ पे, काइनेमेटिक्स, प्योर काइनेमेटिक्स में। ओके, और ऑलरेडी हमने आपको किसी अलग वीडियो में जो इस प्लेलिस्ट में नहीं है, कैलकुलस मतलब डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन, जो कि काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आप कर लें, है ना। तो ये सारी चीज़ें करके रखें, और ट्रिगोनोमेट्री भी करके रखें। ट्रिगोनोमेट्री में अलग से कुछ नहीं करके रखा हूँ इसके लिए, लेकिन आप अगर पियर्सन ट्रिगोनोमेट्री सर्च करेंगे तो 2 बड़े बड़े लेक्चर्स मिलेंगे। एक मिलेगा 1 घंटे 40 मिनट का अप्रॉक्स, एक मिलेगा 1 घंटे के आसपास। ये 2 वीडियोज़ करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस करना है आपको, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, और उसके बाद वेक्टर जो अभी करा रहे हैं, तब आपको काइनेमेटिक्स ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को समझाने की कोशिश करेंगे, उसको पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।